राजस्थान में होने वाले 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। बात करें वल्लभनगर की, तो यहाँ पर मुकाबला रोचक है। कांग्रेस भाजपा के साथ साथ आरएलपी और जनता सेना के मैदान में डटे होने से मुकाबला फंस गया है। कांग्रेस से प्रीति कुंवर शक्तावत, भारतीय जनता पार्टी से हिम्मत सिंह झाला, जनता सेना से रणधीर सिंह भिंडर और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से उदयलाल डांगी चुनावी मैदान में हैं। भिंडर और डांगी सीधे तौर पर भाजपा से जुड़े हुए थे, लेकिन अब बगावत की राह पर हैं, जिसमें उदयलाल डांगी ने आरएलपी का दामन थामते हुए चुनौती दी है। वल्लभनगर में बगावत की चुनौती को झेल रही भाजपा ने धरियावद में राहत की सांस ली है। पार्टी को बगावत देकर चुनौती दे रहे कन्हैया लाल मीणा को पार्टी ने संगठन में जगह देकर मना लिया है, तो उधर कांग्रेस के बागी भी मान मनोबल के बाद मान गए हैं। लेकिन यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस को बीटीपी चुनौती देती दिख रही है। चुनाव में भाजपा ने खेत सिंह मीणा को चुनावी मैदान में उतारा, उधर कांग्रेस ने नगराज मीणा को प्रत्याशी बनाया है। तस्वीर साफ होने के बाद अब पार्टियां नए सिरे से जीत के समीकरण बना रही हैं। हालांकि दोनों सीटों पर देखा जाए तो कांग्रेस और भाजपा के लिए राह आसान नहीं है। अब देखना होगा कि दोनों सीटों पर जीत का क्या समीकरण बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में 2 सीट के लिए हो रहे बाई इलेक्शन की। उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण उपचुनाव कहा जा सकता है। चुनाव तो यूं तो अगर बात करें तो सभी चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन यह चुनाव 2 सीट पर, और एक पे बीजेपी के खाते में है, एक कांग्रेस के खाते में है। दोनों ही सीट पर माननीय विधायक दिवंगत हुए, उसकी वजह से बाई इलेक्शन हो रहा है। अगर बात वल्लभ नगर की करें तो वल्लभ नगर में गजेंद्र सिंह सख्तावत जो कांग्रेस के विधायक थे, उनकी पत्नी प्रीति सख्तावत मैदान में है। स्थिति साफ हो चुकी है और बीजेपी से वहां हिम्मत सिंह झाला पर दाव खेला है। उदयलाल डांगी जो पहले भाजपा से प्रत्याशी थे, वो अब आरएलपी का दामन थाम के चुनाव लड़ रहे हैं। वो इंडिपेंडेंट लड़े थे, इंडिपेंडेंट उन्होंने पर्चा दाखिल किया था, लेकिन आरएलपी का दामन थाम लिया। उनका साफ है कि चुनाव लड़ेंगे। जनता सेना से एक बार फिर भिंडर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, रणधीर सिंह भिंडर, जो पिछली बार सेकंड नंबर पे रहे और 2 बार एमएलए रह भी चुके हैं। खैर चलिए, मेवाड़ का रन है ये, और कौन बाजी मारेगा ये देखने वाली बात होगी। धरियाबाद जो आदिवासी बेल्ट से ताल्लुक रखती है, और वहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारा है। बीटीपी भी अपना दमखम के साथ में दावा पेश करेगी। स्थिति साफ हो चुकी है, नामांकन वापस करने का समय निकल चुका है। बीजेपी ने धरियावद में कोशिश करके गौतम मीना जो उनके विधायक, उनके बेटे कन्हैया मीना को बैठाने में सफल रहे, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि खेत सिंह को जिताने में कितने सफल होंगे। ये बड़ी बात है। क्या बीजेपी अपनी सीट बचा पाएगी, या फिर कहें कि कांग्रेस अपनी सीट वल्लभ नगर में बचा पाएगी, या दोनों 2-0 से मुकाबला रहेगा, या फिर 1-1 पे चले जाएंगे। ये थोड़ा सा समय लगेगा इन तमाम चीजों के लेके, लेकिन फिलहाल की जो दलील ये है कि आधार क्या रह सकता है चुनाव का, और अब तक का बाई इलेक्शन का ट्रेंड क्या कहता है, तमाम जो पहलू उनको छूने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक ओम सैनी साहब हमारे साथ हैं, भाजपा नेता श्याम जहां हमारे साथ हैं, कांग्रेस से राजेंद्र आर्य साहब हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। ओम जी, आपके पास आना चाहूंगा। जी देखिए, जैसे जैसे स्थितियां बदलती हैं, निश्चित रूप से राजनीतिक पृष्ठभूमि और उसकी रणनीति भी बदल जाती है। बाई इलेक्शन ये हो चाहे इससे पहले के हुए हों, अब एक दाव जरूर राजनीतिक दल खेलने लगे हैं कि जो दिवंगत हुए हैं उसके परिजन को दीजिए, तो शायद तो सिंपैथी गेन होता भी है। क्योंकि पिछली बार जो 2-3 चुनाव हुए, मिसेस त्रिवेदी जीती, दीप्ति माहेश्वरी, किरण माहेश्वरी जी की बेटी जीती, और मनोज मेघवाल, भंवरलाल मेघवाल के बेटे जीते। लेकिन यहां बीजेपी ने दरियावद में गौतम मीना के बेटे की जगह खेत सिंह पे दाव खेला है। तो क्या कहें कि एक नया प्रयोग कहा जा सकता है, या फिर बीजेपी ये कह सकती है कि परिवारवाद वहां पे वल्लभ नगर में, या ये कहें मान के चलें कि इस बात पे अब कोई सरोकार नहीं रहा कि परिवारवाद और ये सब बेकार की बातें, कोई सेंस नहीं इनका सब करने का। देखिए, सबसे पहले तो जो मैथमेटिक्स है वो ये है कि 6 में से 6 उपचुनाव हुए हैं, जिनमें से 4 कांग्रेस के पक्ष में गए और 2 बीजेपी के पक्ष में गए, और उनका आधार एक कुल मिलाकर के यही रहा है कि सिंपैथी का जो जरिया रहा वो बड़ा प्रभावी रहा। ये सरकार के कामों की चर्चा होती रही, प्रतिपक्ष आलोचना करता रहा, लेकिन जो कुछ था जैसा तैसा था वैसा का वैसा बना रहा। अब ये जो 2 चुनाव हैं, ये अपने आप में मेरा ख्याल है कि चुनावों के नज़दीक पहुंचने का सिलसिला है। धरियावद में और वल्लभ नगर के नतीजे एक संकेत देंगे कि आने वाले वक्त में किस तरह का मत व्यवहार होगा, कैसी कौन सी पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी। मुझे लगता है कि दोनों दलों ने जो अपनी चेष्टा की है कि बागियों को शांत करने का सिलसिला, उस बागियों को शांत करने के सिलसिले में ये तो स्पष्ट है कि धरियावद में तो मामला बिल्कुल ठीक है, लेकिन वल्लभ नगर वाला जो सिलसिला है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने आप में एक चुनौती बना हुआ है। क्योंकि वो जो बागी किस्म से जो अलग होकर के जो लड़ रहे हैं, उनका एक वजूद है, उस वजूद को न स्वीकार करना मेरे को नहीं समझ में आता। लेकिन ये भी समझ में आता है कि चूंकि सतीश पूनिया इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो अपना वर्चस्व, अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, संघ के माध्यम से वो निकले हुए हैं, वो संघ के तरीके से सारा काम करते हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसा हासिल कर लिया हो जिसकी वजह से वो परिवर्तन कर सकें। लेकिन मुझे लगता यूँ नहीं है, क्योंकि आज भी जिस तरह की डिबेट हुई है, आज दिन भर राजनेता बोल रहे थे, तो
एक युवा नेता जो अशोक जी के मंत्रिमंडल में है, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि दरियावद सीट पर अगर जीत जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। यानी ये इस तरह के डायलॉग चल रहे हैं, लेकिन मत व्यवहार कैसा होगा, एक बुनियाद बनी हुई है, वो है कि सिंपैथी वाला सिलसिला काम करता है। उसका सीधा सीधा लाभ अगर वल्लभ नगर में देखा जाए तो प्रीति सप्तावत के साथ में जाता है, जो उनकी विधवा हैं, और साथ साथ में इधर ये जो नया प्रयोग हुआ है, ये इसमें हम कह नहीं सकते, लेकिन इससे अगर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हैसियत दिखाता है तो इसका मतलब कि संगठन के स्तर पर बड़े मजबूत हैं, तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन संकेत होंगे। अगर संगठन है तो आप किसी भी हालत में इन सारे स्थापित जो परंपराएं रही उनको तोड़ करके आप अपना उम्मीदवार खड़ा करते हो जीतवा। बिल्कुल। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। वैसे तो देखिए, एक सीट बीजेपी के पास है, एक कांग्रेस के पास है, और आपने दोनों ही जगह पे नया कार्ड खेला है। हिम्मत सिंह झाला की बात करें या खेत सिंह की बात करें, दोनों अपनी स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि बीजेपी एक स्टेब्लिश राजनीतिक दल है देश में भी, राजस्थान में भी। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि हाँ कुछ बचपना किया, ये किया है, कुछ सोच समझ के किया होगा। इसमें कई खरे ओम सैनी साहब जैसे कह भी रहे हैं ये बात। लेकिन जीतने का आधार, क्योंकि अब ये तो कोई तुक की बात नहीं है कि बागी चुनाव लड़ रहे हैं, उदयलाल डांगी चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी ने अपना सतुना देखा होगा कि ये बागी इलेक्शन लड़ सकते हैं, जनता सेना से रणधीर सिंह भिंडर चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद हमें किस तरह से मिस्टर झाला को निकाल करके लाना है। तो रणनीति के साथ साथ क्या यहाँ पे ये मान के चल सकते हैं कि चेहरे की अगर बात की जाएगी तो एक बार फिर मोदी साहब को आगे लाया जाएगा? देखिए, बात करें हम चेहरे की, तो चेहरा चूंकि स्थानीय चुनाव है, स्थानीय चुनाव में स्थानीय मुद्दे और स्थानीय चेहरे हमेशा प्रभावी होते हैं। और रही बात कि टिकट किसको मिलना चाहिए था, किसको नहीं मिलना चाहिए था, हमारे यहाँ एक कार्यशैली है कि टिकट हर जो भी चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा रखते हो, ठीक है, उनको चुनाव लड़ना हर किसी को एक बार लगता है कि चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन जो कोर कमेटी ने एक बार निर्णय कर दिया, उसके बाद सभी कार्यकर्ता उस प्रत्याशी के साथ लगते हैं। ठीक, कुछ लोग बागी होके चले जाते हैं, कुछ आते हैं, ये आना जाना एक निरंतर प्रक्रिया है पार्टी में। और इसके अलावा पार्टी का जो ध्येय है, राजस्थान की जनता को, राजस्थान में जो स्थिति बनी हुई है, जिस हिसाब से दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बलात्कार की, लूट की जो घटनाएं हैं, और निरंतर जो अपराध बढ़ता जा रहा है, किसानों के साथ किस तरह से पीटा गया गंगानगर में किसानों को, वो सारी जो घटनाएं हैं उसको दिखाते हुए और जनता को रूबरू कराते हुए कि किस प्रकार किसानों को ठगा गया, बेरोजगारों को ठगा गया, क्या वादे किए गए थे चुनाव में और क्या उसमें से मिला, और ये सारी चीजें जिससे कि बेरोजगारों के साथ कैसे छल किया जा रहा है सरकार के द्वारा, किस तरह से कोविड के समय में आपदा में अवसर ढूंढा सरकार ने, किस तरह से टेंडर प्रक्रिया की और उस टेंडर को फिर रातों रात खारिज करना पड़ा जैसे ही चीजें सामने आई। तो ये सारी चीजें जनता के सामने लेट के जाते हुए और चुनाव जीतने की। श्याम जी, ये सब चीजें ध्यान रखती है क्या पब्लिक? जी बिल्कुल, आजकल जनता जागरूक है, ये सारी चीजें ध्यान रखती है। क्योंकि मैं ये सवाल इस वजह से कर रहा हूं कि जो बातें आप कह रहे हैं, हर राजनीतिक दल ये सारी गलतियां दोहराता है। वो इस वजह से सवाल उठता है कि क्या जनता खारिज करती इन चीजों को, तभी दुस्साहस राजनीतिक दलों का गलतियों को लेकर के बढ़ता है। मैं केवल आपको कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा, लबोलबाब सभी राजनीतिक दलों की यही स्थिति है। तो ऐसे में जनता को हल्के में लिया जाता है, या फिर सोच के चलते हैं कि साइकोलॉजी जनता की ऐसी है कि बहुत जल्दी भूल जाती है, भोली है, ऐसा मान सकते हैं? नहीं योगेंद्र जी, जनता जो है, राजस्थान की जनता खासतौर से अगर हम देखें, लोकसभा चुनाव और अपने विधानसभा चुनाव अंतर केवल 6 महीने का रहता है। हाँ। आप एक तरफ देखिए कि जनता ने कांग्रेस को, केंद्र में बीजेपी, केंद्र में बीजेपी, तो जनता राजस्थान की बहुत जागरूक, बहुत समझदार है और बहुत जल्दी निर्णय लेती है और बहुत सोच समझ के निर्णय लेती है। चलिए मैं आऊंगा आपके पास में। राजेंद्र जी, एक बात तो कहा है कि जनता बहुत समझदार है और केंद्र में किसको बैठाना है, राज्य में किसको बैठाना है, वो बहुत अच्छे से समझती है। श्याम जैसा आप कह रहे हैं, इसके संकेत कई हैं। लेकिन यहाँ एक मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आधार सरकार आपकी है, दो बातें होती हैं। सब सत्ता में कोई राजनीतिक दल होता है तो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर प्रशासन का उसके प्रति होता है, जवाबदेही
थोड़ी डाइवर्ट हो जाती है, चाहे कितना भी खारिज करें वो स्थितियां नहीं होती। आज जो प्रशासन का झुकाव सरकार की तरफ, ये नहीं कर सकते कि हाँ चले फर्जी वोटिंग करा देंगे, कुछ भी करा, ये बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, जिसका आज तो नहीं कह सकते हैं, श्याम झा साहब ने बहुत ही संयमित तरीके से बात की, लेकिन 3 दिन बाद में जरूर कहा जाएगा कि प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है, सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। आज नहीं तो कल होगा। लेकिन दूसरी बात, सरकार के सामने एक चुनौती भी होती है। चुनौती ये होती है कि किसी के ऊपर पत्थर फेंकना बहुत आसान होता है, बचना उससे थोड़ा सा मुश्किल होता है कि इधर आएगा कि इधर आएगा, आपको थोड़ा सा हिलना पड़ेगा। तो आप जब सत्ता में होते हैं तो आप एग्रेसिव नहीं हो सकते, आपको डिफेंसिव होना पड़ेगा। जो प्रतिपक्ष बातें उठाता है उसका जवाब देना है आपको। तो ये दोनों प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों होते हैं। अब बात आती है, जैसे श्याम जी ने कहा कि चाहे कोविड की बात हो या फिर दूसरे मुद्दे हो, कानून व्यवस्था हो, तमाम पहलू को लेकर के बीजेपी घेरेगी। अब बात आती है आपकी काट की, तो किस तरह से आप बचेंगे इनसे? योगेंद्र जी, देखिए, निश्चित रूप से जब भी उपचुनाव होते हैं तो हमारे जो सिटिंग एमएलए के मतलब देहांत के उपरांत होते हैं, तो वास्तव में बड़ा ही कसदाई होता है, लेकिन ये एक प्रक्रिया है, उससे सभी को गुजरना पड़ता है। मैं इस माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार जो सरकार का गठन हुआ, उसके बाद से जितने भी उपचुनाव हुए, उसमें आपने देखा होगा कि 6 विधानसभाओं के चुनाव हुए, उसमें से 4 पे हम जीते, 1 पे भाजपा और 1 पे आरएलपी जीती। तो हमारा मतलब भाजपा को 5 पे खारिज किया सरकार ने, मतलब जनता ने। तो जनता तो बिल्कुल स्पष्ट है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो लोक कल्याणकारी कार्यक्रम चल रहे हैं उनको सरकार ने अपनी मोहर लगाई, मतलब जनता ने अपनी मोहर लगाई। और ये चीज इस बार भी आप देखेंगे कि ये जो 2 विधानसभाओं के उपचुनाव हैं उन पर भी हमारा मतलब बिल्कुल अच्छा रहेगा। आपने देखा होगा 2013 से 18 के अंदर जो उपचुनाव हुए थे, तब हम विपक्ष में थे, तब भी हमने अच्छा प्रदर्शन किया था। और अब भी हम मतलब अपने सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में जो जनता से जुड़े हुए जो काम है, चाहे मतलब चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बात हो, चाहे किसानों के लिए 3 कानून पारित करने की बात हो विधानसभा से, चाहे किसानों की 13 की बात आप कर रहे हैं, 13 में कैसे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं? आप लोगों की 21 सीट थी। नहीं, उपचुनाव की बात कर रहा हूँ मैं उपचुनाव की बात कर रहा हूँ। 13 में जो उपचुनाव हुए थे उसकी बात कर रहा हूँ। वो तो हमें भी पता है कि 13 और 18 के बीच में जो उपचुनाव हुए थे उसकी बात कर रहा हूँ। चाहे मतलब 2 लोकसभा के हुए थे, दोनों हम जीते थे, और विधानसभा में भी हम अच्छे से जीते थे। तो आप इस चीज को देखिए, मैं उपचुनाव की बात कर रहा हूँ। उपचुनाव के अंदर सरकार के खिलाफ जीत का कारण क्या? कांग्रेस की रणनीति या जनता का? यही है, देखिए, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम है सरकार के। सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यक्रम है उसमें बेहतर तरीके से काम कर रही है। का सवाल इस वजह से उठा रहा हूं मैं कि जब 13 से 18 का सफर आप लोगों ने बाई इलेक्शन का तय किया, जिसमें आप जीत की बात बता रहे हैं, वो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए सेमीफाइनल थे उस समय। मैं मानता हूं ये कि 2 लोकसभा के इलेक्शन का मतलब होता है कि आपके पास में 8 विधानसभाओं को आप जंग जीत करके आप आ रहे हैं। तो ये बात ठीक है आपकी, लेकिन जब अपोजिशन में रहते हुए आप जीत रहे, तो मैं वही जानना चाह रहा हूं कि क्या कांग्रेस की रणनीति या तुक्का? योगेंद्र जी, नहीं, रणनीति यही है कि अब जो जनता से, अभी हम सरकार में हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बेहतर, अभी ये हमारे भाजपा के मित्र बोल रहे थे, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कोरोना प्रबंधन किया, आज राजस्थान पूरे देश ही नहीं दुनिया के अंदर राजस्थान के कोरोना प्रबंधन को सराहा गया। आज आप देख लीजिए, राजस्थान के अंदर कोरोना बहुत ही बेहतरीन प्रबंधन हुआ। इसकी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी तारीफ की। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहा कि भाई राजनीतिक विचारधारा अलग है, लेकिन फिर भी इनका मुझ पे भरोसा है। तो आप इस चीज को देखिए ना, जिस शालीनता से माननीय मुख्यमंत्री जी राजनीति करते हैं, तो ये सारी की सारी बातें हैं और यही जनता तक पहुंचती है। आज आप देखिए 200 विधानसभाएं हैं, 200 विधानसभाओं में जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे भाजपा के लोग हैं वहां पे विधायक हैं या दूसरे राजनीतिक दल के विधायक हैं, उनको भी उन्होंने फ्री हैंड दे रखा है कि भाई आप काम कराते कराते थक जाएंगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा मतलब गरीब को गणेश मानकर अपना जो कार्यक्रम देते हैं उसी के अनुसार कर रहे हैं, और हम जनता को जनार्दन मानते हैं। वापस आ रहा हूँ, हमारे लिए सर्वोपरि वापस आ रहा हूँ आपके पास में। ओम जी के पास जाना चाहूंगा। ओम जी, देखिए, हर राजनीतिक दल अपनी ओर से कोशिश करता है, उसकी अपनी एक रणनीति होती है। फेल भी होते हैं, पास भी होते हैं, दोनों बातें होती हैं, रिस्क तो लेना ही होता है। लेकिन बाई इलेक्शन में
वास्तव में जिन इश्यूज को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, दोनों राजनीतिक दल जिनका दावा कर रहे हैं, ये कहीं स्टैंड कर पाते हैं या फिर इतना लोकलाइज हो चुका होता है वो चुनाव के आपके रिलेशन, आप पे प्रेशर, आप पे बहुत सारी चीजें वो काम आती हैं? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जो मतदाता है उसके पास में इतना वक्त होता है कि वो सोच सके कि मेरी विधानसभा क्षेत्र, मेरा लोकसभा क्षेत्र जहाँ मैं मतदाता हूँ, मुझे वहीं तक सीमित रहना चाहिए। उससे बाहर निकल करके सोचने की बात वो तब सोचता है जब कोई इशू उसके सामने हो जाता है। मुझे लगता ये है कि अगर प्रतिपक्ष ने या कांग्रेस ने या सत्ताधारी दल ये कहे कि साहब जो केंद्र की नीतियां उनसे हम किस तरीके से परेशान होते रहे हैं और उस परेशानी का कारण केंद्र सरकार है, आप ये स्थापित करें। इधर जो प्रतिपक्ष है वो ये स्थापित करे कि राजस्थान में जो कुछ आपको गलत देखने को मिल रहा है, जनता के साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं, सामान्य जन जिस तरीके से शिकायत कर रहा है, तो वो स्थापित हो तब बात होती है। अन्यथा जो मतदाता का मन है वो सामान्यतः जो जैसे 6 चुनाव हुए उसमें 4 में हमने देखा कि वो सारा परिवारों की तरफ सिमट गया, जबकि कई सारे सवाल थे। आप कांग्रेस सरकार कह रही थी कि कोविड में हमें किस तरीके की परेशानी हुई, केंद्र सरकार ने हमारी मदद नहीं की, हमारे साथ में आर्थिक रूप से हम कितने संकट में हैं, ये जो नई आर्थिक नीतियां हैं उनके माध्यम से किसानों की सारी से, लेकिन इसकी किसी ने चर्चा नहीं की। इसके वजह से मतदान नहीं हुआ। मतदान हुआ कि किसके साथ में सिंपैथीज हैं उसके साथ में जाएं। अभी ये जो 2 हो रहे हैं, 2 चुनाव जो हो रहे हैं, इसमें भी मुझे नहीं पता कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है, वहाँ पर इन बातों पे कितना सोचा जा रहा है कि केंद्र सरकार क्या कर रही है, राज्य सरकार क्या कर रही है, और राज्य सरकार को सबक सिखाने का ठीक वक्त है या केंद्र सरकार को सबक सिखाने का ठीक वक्त है। जब तक यूं नहीं बने बात, तब तक आप इन चुनावों को आप कुछ भी कह दीजिए। सरकार कहेगी कि हम वेलफेयर स्कीम्स हमारी ऐसी हैं कि जनता हमारे लिए मोहित है, इधर प्रतिपक्ष कहेगा कि शासन इतना ज्यादा उखड़ा हुआ है कि दलितों के साथ में अत्याचार हो रहे हैं। तो ये बातें अभी तक उस तरीके से समझ में नहीं आ रही है, उतना मुखर नहीं हो रहा मतदाता। अभी तो राजनीतिक दलों के मुख से सुनाई पड़ रहा है ये सब चीजें। हाँ, क्योंकि प्रेशर ग्रुप्स भी नहीं निकल रहे हैं वहां पर, प्रेशर ग्रुप्स क्रिएट हो गए और वो बोलने लगे हैं, ऐसा पता नहीं लग रहा है। ये कह सकते हैं कि कुछ दिन हमें इंतजार करना होगा हम जी आने वाले दिनों में, क्योंकि दोनों पार्टियां अब ताकत झोंकेंगी, तस्वीर साफ हो चुकी है। एक लंबा समय भी मिला है अब की बार बाई इलेक्शन के डिक्लेयर होने के बाद का ये, और तैयारी पहले से ही थी दोनों ही पार्टियों की कि कभी इलेक्शन डिक्लेयर हो सकता है। यहाँ देखिए दिवाली के पटाखे किसके पक्ष में छूटते हैं, देखने वाली बात होगी, क्योंकि रोचक बात है कि धनतेरस को चुनाव परिणाम सामने आएंगे। ये बड़ी बात है कि हालांकि कई लोग कहते हैं कि देखना होगा दिवाली किसकी, दिवाली सबकी मनेगी, हार जीत को दिवाली से मत तोलिए। हाँ, लेकिन यह है कि खुशी की फुलझड़ियां कहाँ चलेंगी ये देखने वाली बात होगी। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं, एक बात जरूर जानना चाहूंगा यहाँ पे, राजस्थान में अन्य प्रदेश जैसे भी रहे, चाहे मध्य प्रदेश रहा, चाहे दिल्ली रहा, और भी दूसरे प्रदेश, राजस्थान में भाजपा स्थापित भाजपा है। भैरव सिंह शेखावत लंबी पारी खेल जा चुके हैं, वसुंधरा राजे 2 कार्यकाल पूरी कर चुकी हैं, लेकिन बीजेपी की रणनीति हो सकता है, मैं इसे ये नहीं कहूंगा, आपकी अपनी एक स्ट्रेटेजी है, ना वसुंधरा राजे के कार्यकाल का जिक्र किया जाता है, ना भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल का जिक्र किया जाता है, पहले के जो कार्यकाल रहे होंगे। ऐसा क्यों? क्या ये माना जा सकता है कि अभी इफेक्टिव केवल और केवल मोदी जी हैं? जी, ऐसा है। माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने जो कार्य किए, भैरव सिंह जी ने जो कार्य किए, और ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी केवल नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे ही चल रही है। भारतीय जनता पार्टी विचार को लेकर के चलती है, और राजस्थान में उनका जो कार्य है, सराहनीय कार्य है, जो आज तक जनता याद करती है, चाहे भैरव सिंह जी शेखावत रहे हों, चाहे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रही हो, और उन्होंने जो कार्य किया, लोक कल्याणकारी कार्य जो किए, आज तक जनता उसको याद करती है और जनता उसको कभी भूल नहीं सकती। नहीं, बिल्कुल, लेकिन कभी कभी जनता को याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि अभी मन से जब मैं सुन रहा था नामांकन के दिन, आपकी पार्टी के किसी नेता ने इनका जिक्र नहीं किया, तो या तो ये मान के चलते हैं कि अब इनका तो जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, याद है ही, अब तो नई चीज देखिए ताकि वो भी याद हो, ऐसा है? ना, ऐसा नहीं है। विभिन्न नेताओं की जो भाषा होती है, जो भाषण होते हैं, वो सबकी अपनी अपनी भाषण शैली होती है। कुछ याद करते हैं, कुछ भूल जाते हैं, ये बताना हो सकता है, बताते समय हो सकता है कई बार भूल गए हो, बाकी ऐसा नहीं कि भूले, बताते समय, भाषण देते समय हो सकता है उनका ध्यान ना रहा हो,
लेकिन वसुंधरा जी के जो कार्य रहे हो, चाहे भैरव सिंह जी के जो कार्य रहे हो, न जनता, राजस्थान की जनता भूलेगी, न भारतीय जनता पार्टी भूलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल श्याम जी, निश्चित रूप से इलेक्शन होता है और हर पार्टी की अपनी एक रणनीति भी होती है। अगर आपके पास में कोई चेहरा है तो उसे भुनाया जाना चाहिए, इसे कोई खारिज भी नहीं कर सकता। जो लीडरशिप आपके मुताबिक सहूलियत के हिसाब से आपको लगती है कि जनता के बीच ये छाप गहरी जा सकती है, हर राजनीतिक दल करता है। बीजेपी इसमें कोई गलत नहीं कर रही है। जिसके पास में जो चेहरा है उसे बनाने के प्रयास हर कोई करता है। राजेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। तस्वीर तो आपकी भी बहुत अच्छी थी कि हेलीकॉप्टर में चारों नेता आपके एक साथ पहुंचे भी और गहलोत जी के पायलट सचिन भी बने, लेकिन ये सारी चीजें वहां जनता और कार्यकर्ता के बीच उतर पाएंगी? निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि ये उपचुनाव जो वल्लभ नगर वाला है, ये उपचुनाव साड़ा और मतलब राजसमंद के साथ होने वाला था। ये पता नहीं केंद्र सरकार ने, केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस चुनाव को उस वक्त क्यों नहीं घोषित किया। हमारी तैयारी उस वक्त से, देखिए केंद्र नहीं करता है, कमीशन करता है। ये चुनाव तो कमीशन बता रहा था। ये फीडबैक जो जाता है ना सर, वो उसमें गृह मंत्रालय का ही फीडबैक जाता है कि भाई कहाँ क्या सिस्टम है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो चुनाव उस वक्त हो जाता तो भी हम ये तो निकाल लेते। और हमारी जो वहां प्रत्याशी है वहां पे प्रीति गजेंद्र सिंह जी सक्तावत, वो लगातार महिलाओं के बीच में जाकर, ग्रामीण लोगों के बीच में जाकर लगातार कर रही है। और मतलब आदरणीय जो गजेंद्र सिंह जी सक्तावत थे, उनके जो अधूरे काम है उनको पूरा का पूरा करने का वादा कर रही है। वो बिल्कुल गांव के अंदर बिल्कुल एक शालीन और संस्कारवान मतलब मतदाता के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में जाकर और पूरा लोगों को वो कर रही है। उसके अलावा जो धरियावाद में है तो वो हमारे एक वरिष्ठ जो नेता है नगराज मीणा जी, जो लगातार पहले भी यहाँ से विधायक रहे हैं और प्रत्याशी भी रहे हैं, तो उनके ऊपर, और वो लगातार कार्यकर्ता के रूप में और एक नेता के रूप में सक्रिय रहे हैं। राजस्थान सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको अपने क्षेत्र में किस तरह से लागू करना है, आम जन को कैसे उनका फायदा मिले, और ये सारी की सारी बातें जिनको हम लगातार जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। और यही हमारे मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल एक सकारात्मक राजनीति करते हैं, वही भाजपा दूसरी ओर बिल्कुल एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम है। अगर आप राजस्थान से 25 सांसद जो जीते हुए हैं, उनने राजस्थान के हितों की कभी बात नहीं की। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोल संकट जो पूरे मतलब आधे भारत के ऊपर कोयले का संकट है, जिसके अंदर राजस्थान सरकार का पक्ष, जो यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि हैं, जो सांसद केंद्र में प्रतिनिधि होते हैं, उनको जो मुद्दा प्रधानमंत्री के साथ या कोयला मंत्री के साथ या ऊर्जा मंत्री के साथ जो मुद्दे उठाने चाहिए, वो मुद्दे उन्होंने नहीं उठाए। और यही बात डीएपी के मामले में भी है, जो लगातार हम कह रहे हैं कि जो राजस्थान को अपने हित का जो केंद्र सरकार से मिलना चाहिए वो लगातार नहीं मिल रहा है। हम इस बात को कह रहे हैं और हमारी यही सबसे बड़ा आधार है। बताइए, एक छोटा सा सवाल है मेरा कि ये याद रखे कि जनता कि हमें खाद नहीं मिला और हमें कोयला नहीं मिला, आपको लगता है निश्चित रूप से याद रखती है भाई? आज याद रहेगा कि जैसे बीजेपी उठा रही है कि दलितों के साथ में ये हुआ, किसानों के साथ में ये भी याद रखेगी कानून व्यवस्था की बात। अगर मैं आपको बताऊं, पूरे इंडिया के अंदर कानून व्यवस्था की बात मैंने जैसा बताया, राजस्थान सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनिवार्य एफआईआर सिस्टम लागू किया। पहले थानों के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, 30% मामले इस्तगासे के माध्यम से कोर्ट से दर्ज होते थे। आज वो बिल्कुल घट गए, सारे कोर्ट से दर्ज होते हैं, मतलब थाने में दर्ज होते हैं। तो उस बात में इन्वेस्टिगेशन का पूरा बैठा है। राजस्थान सरकार पूरी की पूरी भय मुक्त प्रशासन देने में अपना काम किए। राजेंद्र जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको, तो चलिए तस्वीर साफ है प्रत्याशियों की। अभी इसमें मुझे कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती है कि कोई बैठ सकता है, क्योंकि समय निकल चुका है। अब हर राजनीतिक दल को अपने अंदाज से अपनी रणनीति तय करनी होगी और किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा, कैसे रहेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। मुकाबला रोचक रहेगा, लेकिन चुनौती दोनों पार्टियों के सामने है। अगर बात वल्लभ नगर की करें तो बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उदयलाल डांगी जो बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी थे 2018 में, वो चुनाव मैदान में है। और इसी तरह से बीजेपी ने जिन पर चाह रही थी, 50-50 चांस था कि जनता सेना के प्रत्याशी जो रहे भिंडर, उनको अपने खाते में लाकर के चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन वीटो था गुलाबचंद कटारिया का। देखने वाली बात होगी, बहुत सारी चीजें होंगी, कई पुरानी चीजें निकल करके बाहर आएंगी। जैसे जैसे समय नजदीक आएगा वैसे और कड़ा मुकाबला और रोचक मुकाबला होगा। जो आज हम देख रहे हैं बड़ी शांति से दोनों पार्टियों के नेता अपनी बात कह भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, ये थोड़ी तलखी में बदल सकते हैं तो अतिशोक्ति नहीं होगी, लेकिन वो राजनीतिक तलखी होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा की गुंजाइश है, प्रतिशोध की नहीं।
तो ये सब कुछ होना चाहिए, जब ही लोकतंत्र मजबूत रह पाएगा, कहने से नहीं, ये सब कुछ होना भी चाहिए। शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।